Dear student, today we are going to start pair of words. Pair of words explanation and important pair of words from examination point of view. So we will study pair of words in detail today. So I'll give you important words even first term examination. So just note down the important words and their meaning and how to use these words in the sentence. So this is very important. So we are going to start pair of words and explanation. First, a seed and exceed. What is the meaning of a seed and what is the meaning of exceed? The important point you have to note is that just we have to use these words in sentence and I'll explain the meaning of the sentence. So you will differentiate between both words which are used in the sentence. He acceded my request, मतलब इनने मेरी request जो है accept की या कबूल की. We should not exceed the limit of morality. मतलब जैसे हमें जो इखलाकियात है जो उसकी मॉरलिटी की लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए. देखें यहाँ पे एक्सीड एक्सेप्ट करना और एक्सीड कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा जैसे ओवर लिमिट हो जाती है उसके लिए हम जो है एक्सीड जो है वो लगाते हैं. इन अ सिमिलर वे अडॉप्ट एडॉप्ट. देखें इसको हमने किस तरह सेंटेंस में डिफरेंशिएट किया है, आपको इसको सही तरीके से नोट कर लेना है. A clever man adapt himself to the situation. अब इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें देखें स्पेलिंग देखें ए लगा हुआ है और यहां पे अडॉप्टेड ये जो वर्ब है इसमें देखें ओ लगा हुआ है. अब इसमें आपने ये सिर्फ नोट कर लेना है, इसी के हिसाब से आपने सेंटेंस बनाना है. मीनिंग इज डिफरेंट, दोनों वर्ड की मीनिंग डिफरेंट है. अ क्लेवर मैन अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द सिचुएशन मींस एडजस्ट कर लेना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेना, जैसे जो है इंटेलिजेंट पर्सन डज. इन अ सिमिलर वे अडॉप्ट. सम पाकिस्तानी हैज अडॉप्टेड वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ. हमने मतलब अडॉप्टेड का मतलब अपनाना, जैसे कह रहे हैं कुछ पाकिस्तानी जो है उनने वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ जो है वो अपनाए. अब यहाँ पे हमने देखें हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाया. सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आपने देखते जाना है कि किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके हिसाब से फिर आपने जो है सेंटेंस आप अपने भी बना सकते हैं. इट इज वेरी इजी. आप कोई भी जो है इसमें से अपना सेंटेंस लिख सकते हैं, मतलब आपके लिए इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगी. आर्टिस्ट आर्टिस्टी. Now is a male and female. A famous artist has a, यहाँ पे जैसे फीमेल आर्टिस्ट का हमने शादिया मंजूर का लिखा है और ऊपर देखें आर्टिस्ट, अ फेमस आर्टिस्ट हैज पेंटेड दिस पिक्चर. कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है. यहाँ पे हमने सिंपली लिखा है कि जैसे फेमस आर्टिस्ट जो होता है वो पिक्चर पेंट वगैरह कर सकता है या उन्हें पिक्चर पेंट की है और शादिया मंजूर द पॉपुलर टीवी आर्टिस्ट ही. अब इसमें आप जो है आसानी से अपने कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं सेंटेंस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है ये सेंटेंस यूज करें ये सेंटेंस यूज करें. इट इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. तो आपके लिए बड़ा आसान है उसको जो है सेंटेंस बनाना. जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज दैट आपने वर्ड मीनिंग आनी चाहिए. अगर आप इफ यू डोंट नो द वर्ड मीनिंग देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नो द वर्ड मीनिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू वर्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Averse, adverse. Now see, he is averse to criticism. मतलब criticism के खिलाफ होना, अंडरस्टैंड, तनकीद के खिलाफ होना, कोई चीज जैसे जो है उसके रिवर्स करना. एंड एडवर्स. आई वॉज एंगर्ड बाय एडवर्स रिमार्क्स, बैड रिमार्क्स. जैसे कोई खराब रिमार्क्स कोई देता है किसी के खिलाफ, किसी के बैड रिमार्क्स होते हैं तो उससे हमें गुस्सा आ जाता है. तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आई वॉज एंगर्ड बाय हिज एडवर्स रिमार्क्स, मतलब मुझे इनके जो है बैड कमेंट सुन के मुझे जो है गुस्सा आया. अंडरस्टैंड. एंड ही इज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. तो ये जो है हमने इसमें नोट किया है दोनों में, अवर्स में और जो है दूसरा हमने एडवर्स पढ़ा. इन दोनों में हमने जो है सेंटेंस में डिफरेंशिएट किया है. एंड नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, असेस एक्सेस. आई हैव नो असेस टू हिम. यहां पे देखें असेस हम कहते हैं पहुंच को, रसाई को. जहां पे जैसे हमारी जैसी जहां तक पहुंच होती है तो हम असेस वर्ड लगाते हैं. ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है असेस. एंड सेकंड वर्ड इज एक्सेस. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. You can use this word in your own sentence also. It is not important to note down that similar word in the sentence that I am explaining you. So excess का मतलब होता है कोई चीज जो है beyond limit हो या over limit में हो जाए उसको हम excess कहते हैं. And assess ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पहुंच या रसाई.
उसके बाद देखें नेक्स्ट, अल्टर एंड अल्टार एंड अल्टर। अब देखें ये जो सेकंड वाला अल्टर है आपने बहुत सुना होगा, इजी वर्ड है। ये जो अल्टार, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ सी अ गोट वाज ब्रॉट टू द अल्टार। यहाँ पे जैसे ज़िबा करते हैं, आपने नोट किया होगा, जैसे अल्टार जो होता है, प्ले होती है, वहाँ पे जैसे सेक्रीफाइस करते हैं जो या जैसे जो है एनिमल्स वगैरह को ज़िबा करते हैं, तो गोट वाज ब्रॉट टू द अल्टार। एंड इसलिए हम यहाँ पे अल्टार लगाते हैं। और ये जो अल्टर है, इसमें देखें स्पेलिंग का भी फर्क। अल्टर किसी चीज़ को जैसे चेंज करना, आई कैन नॉट अल्टर माई डिसीशन, मैं अपना फैसला जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अल्टार और अल्टर में थोड़ा सा फर्क है, और उसको प्रोनाउंस भी डिफरेंट वे में करते हैं। तो आपने इसको इजीली अपने जो है रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, और हम इसको जो है किस तरीके से जो है यूटिलाइज करते हैं। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये आपके एग्जाम में एक्चुअली स्टार्टिंग के, मैं आपको एक टिप्स बता दूं, स्टार्टिंग में जैसे जो पेजेस अल्फाबेट होती है, जैसे ए के वर्ड हो गए, बी के, सी के, डी के और ई के, जो अल्फाबेटिकली वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के, वो बड़े आपने इंपॉर्टेंटली याद कर लेने। एग्जाम में सिर्फ 3 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने करने होते हैं, ओनली 6 सेंटेंस यू हैव टू मेड। अब उसमें भी 5 जो है, मतलब कि 5 वर्ड दे देते हैं, उसमें 3 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब कहने का कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड याद करना, उसके सेंटेंस। अब कौन कौन से आते हैं ये देखें, इंग्लिश में पूरी वोकैब जो है ए से जेड तक बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, बट आपने जो है 5 ईयर पैटर्न को भी फॉलो करना है, जो जो हमने प्रिपरेशन पेपर वगैरह बनाए हुए हैं। और स्टार्टिंग में देखते रहिएगा कि अल्फाबेट शुरू में कौन कौन से जो है नोट्स में लिखे हुए हैं, ताकि आपको, और ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म के हवाले से, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड, ये जस्ट यू हैव टू नोट डाउन इन योर रजिस्टर, एंड दीज ऑल वर्ड्स, ऑल पेयर ऑफ वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, एंजल, एंगल। I saw an angel last night and ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने सुना होगा, बहुत आसान है, जैसे जैसे 3 एंगल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, बेल एंड बेल। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बहुत इसमें जो है थोड़ी कंफ्यूजन वर्ड में आपने देखा होगा। बेल, ही बॉट 2 बेल ऑफ कॉटन। कॉटन की जो गिट्टियां होती हैं उसको हम उसके लिए लगाते हैं बेल ऑफ कॉटन, 2 बेल ऑफ कॉटन। और ये जो बेल जमानत को कहते हैं, ये आप बड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो मैं आपको वर्ड दिखा रहा हूं, जमानत के लिए बेल वर्ड लगाते हैं, BAIL। ये जो बेल ऑफ कॉटन होता है, जिससे गिट्टियां वगैरह होती हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू परचेज द बेल ऑफ कॉटन विद RS 500 एंड यू जस्ट सोल्ड एट RS 600, मींस यू अर्नड 100 rupees on the bale of cotton. So it is important example. You can note down any example from textbook, or you can note down any example from your notes also. Okay, it is not necessary कि ये आपने जो है सेम उसको यूटिलाइज करना है, आप अपने भी उसमें आसानी से बना सकते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कैलेंडर, कैलेंडर। आई बॉट नेक्स्ट ईयर कैलेंडर फ्रॉम मार्केट, मतलब न्यू ईयर का जैसे कैलेंडर होता है, उसको जो है मैंने मार्केट से जो है बॉट किया। और ये जो वर्ड जो था, ये वर्क्स इन सिलेंडर फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री वगैरह में जैसे हम यूज करते हैं सिलेंडर फैक्ट्रीज, तो ये जो है एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। इन सिमिलर वे, बेयर, बेयर। अब देखें, आई वेंट आउट बेयर फुटेड, नंगे पांव। मतलब जैसे आप जो है, हम समटाइम जो है ऐसे ही बाहर निकलते हैं, नंगे पांव बाहर जाना, तो उसको हम जो है ये कहते हैं बेयर फुटेड जाना, अंडरस्टैंड। क्या हम लगाते हैं, बेयर फुटेड चले जाना। आई सा बियर इन द जू। ये बहुत आसान सेंटेंस है, आप देखें सेंटेंस अपने बना सकते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू नोट डाउन सेंटेंसेस, उसको मेमोराइज करना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको सेंटेंस याद करना। उस वक्त सेंटेंस ही याद नहीं आ रहे होते और वर्ड की मीनिंग याद नहीं आ रही होती है। तो मेन चीज है, पहले उसको समझा होना चाहिए, वर्ड की मीनिंग समझी होनी चाहिए, फिर आप अपने अपने सेंटेंस बनाएं। बिकॉज हर सेंटेंस स्टूडेंट अपना अपना बनाता है, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती है, आपने आसानी से जो है उसमें मार्क्स भी मिल जाती हैं। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कैनन एंड कैनॉन्स। देखें ये इसमें क्या है, इसको समझिएगा। कैनन थंडर्ड इन द बैटलफील्ड, तोप वगैरह जैसे हम कहते हैं ना, ठीक है, तो ये बैटलफील्ड में जो यूज होती है उसके लिए हम ये वर्ड कैनन लगाते हैं। इसमें देखें डबल एन लगा होता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी नोट करना और मीनिंग भी नोट करना है। एट दैट सेंस इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने उसकी स्पेलिंग सही से नोट नहीं की तो आप दोनों वर्ड देखें जैसे ही हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वर्ड उसकी मीनिंग क्या है, किस तरह लिखना है। हिज बिहेवियर इज अगेंस्ट ऑल कैनन ऑफ मॉरलिटी, मतलब अखलाकियात के हर पहलू से जो है इनका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। कैनन ऑफ मॉरलिटी का मतलब अखलाकियात के हर लिहाज से, अंडरस्टैंड। तो ये जो पूरा फ्रेज यूज करते हैं, और इसमें कैनन जो है डिफरेंट सेंस में यूज हुआ हुआ है, और इसमें कैनन जो बिल्कुल तोप की जैसे हम वर्ड लगाते हैं और इन ए सेंस उसको जो है इस्तेमाल किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज कैनवास। कैनवास इसमें देखें, दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास वगैरह, जैसे जो अमूमन चमड़े वगैरह के लेदर टाइप के इस तरह के जो शूज बने होते हैं उसमें से वर्ड ये यूज किया जाता है। एंड पीपल आर कैनवासिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेट, मतलब ये कि वोट के लिए कहना कि आप इनके लिए वोट कास्ट करने, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट जो आप जिसके आपकी फेवर में हैं आप उनके, और आप उनके लिए जो है वोट इलेक्शन के लिए मांगने के लिए यू आर कैनवासिंग। तो ये दोनों में डिफरेंट है, जो है इसमें आपने डबल एस लगा हुआ है, इसमें सिंगल एस लगा हुआ है, तो ये भी आपने जो है नोट कर लेना है। देखें सिंपल थोड़ा सा फर्क है और वर्ड मीनिंग में भी डिफरेंट आ जाता है। तो ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ हमने ऐसे अपने सेंस से बनाए हुए हैं, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन नॉट से कि आप इसको एज इट इज ही उसको मेमोराइज करें या याद करें। आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग, बिकॉज आपने स्टूडेंट ने अपने सेंटेंस बनाए वो ज़्यादा बेहतर होता है, और एक दूसरे से डिफरेंट सेंटेंस होने चाहिए ना। एग्जाम आप जो है जहाँ पे लिखते हैं, ये आपकी जैसे जनरल जैसे नॉलेज चेक करते हैं, आपकी इंग्लिश चेक करते हैं कि आप किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आइदर यू नो द वर्ड मीनिंग और नॉट। और ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट जो होता है उनकी अपनी नॉलेज जो है उसको चेक करने के लिए जो है इस तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स जो है न्यू पेपर पैटर्न में रखे गए हैं, ताकि स्टूडेंट उनको प्रॉपरली मेमोराइज करे, समझे, उसके मतलब सेंटेंस बनाए, ताकि उनके लिए बहुत आसान हो जाए। कास्ट। कास्ट, नाउ सी, द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इन द रिवर। फिशरमैन ने क्या किया, जैसे रिवर में जो है अपनी जैसे जो है मतलब जैसे जाल वगैरह जैसे जो नेट होती है वो उसको कास्ट नेट करना, मतलब जाल फेंकना, या जाल जो है वो रिवर के अंदर जैसे फिश वगैरह जो उसको कैच करने के लिए ये जो टूल इस्तेमाल किया जाता है। इन अ सिमिलर वे कास्ट, देयर इज नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम। जैसे हिंदूज जो होते हैं वो कास्ट सिस्टम में बिलीफ रखते हैं, डिफरेंट कास्ट सिस्टम जैसे होती हैं उसमें लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास जो है, तो ये कास्ट सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम इन इस्लाम। और ऊपर कास्ट जो मैंने लिखा है फिशरमैन के बारे में जो बताया गया, कास्ट इज नेट इन रिवर, इसमें देखें जो है स्पेलिंग का फ़र्क है इन दोनों में। तो आप इसको स्पेलिंग को सही तरीके से जब नोट डाउन कर लेंगे और सेंटेंस कोई भी बना लें, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप जो है वही सेंटेंस बनाएं और उसको नोट डाउन करके रख लें। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हमने जो है इसमें कोई रूल नहीं रखा हुआ है। आप आसानी से अपने जो है कोई भी डिफरेंट सेंटेंस बनाएं, और ऐसे सेंटेंस बनाएं जो आपको लगता हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं, नेक्स्ट इज सीज। मैम द इंजन ऑफ देयर कार सीज्ड वर्किंग। देखिए ये सीज जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्टॉप कर लेना, ठीक है। सीज का मतलब क्या है, स्टॉप करना, मतलब जैसे कार का इंजन जो है वो वर्किंग करना उसने छोड़ दिया। द इंजन ऑफ देयर कार सीज्ड वर्किंग, सीज्ड मींस टू स्टॉप, ओके। सीज, ही सीज द थीफ बाय द नेक। अब ये जो हमने नेक्स्ट देखे, ये जो सीज लिखा हुआ है, सीज का मतलब कैच करना, किसी को पकड़ना, जैसे उस तो गर्दन से जो है चोर को पकड़ा। नाउ सी, ये जो सीज और ये सीज स्पेलिंग में देखें, SCIZED, इसमें CEASE, एक्चुअली हम ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ है। स्पेलिंग एक्चुअली CEASE सेम लिखी है, और उसमें हमने सेकंड फॉर्म सीज्ड लगाया है। इसमें SCIZED और D लगाया हुआ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ। इट मींस दोनों में स्पेलिंग का भी फर्क है और मीनिंग का भी फर्क है। ये जो है इस तरह से आपने पेयर ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में जो है विद द डिफरेंट मीनिंग, विद द डिफरेंट सेंटेंस एंड विद द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, आपने वर्ड को जो है सही तरीके से मेमोराइज करने होते हैं। जैसे मैंने आपको जो है रूल्स रेगुलेशन बताए उसी हिसाब से आपको फॉलो करना। अब ये जो वर्ड है ये एग्जाम में बीच में आ चुका है एक दो बार, आप इसको प्रॉपरली मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इंजन ऑफ देयर कार सीज्ड
ceased working, stop working, and seized का मतलब arrest करना, catch करना. Now see, we have written so many words, so many pair of words in our notes from A to even Z, the important words जो pairs हैं. But we have included only I think 30 or 35 pair of words in your first term examination. So इसमें जो 30 pair of words जो मैंने आपको समझा रहा हूँ, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सही से समझ लेना है और अपनी कॉपी में भी साथ में नोट डाउन करते रहना है. एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो cite. Now see, the teacher cited many example from the history and मतलब जैसे एग्जाम्पल को जो है सही तरीके से जो है साइट करना मीन्स कोट करना. स्पेलिंग नोट कर लें. साइट का मतलब यहाँ पे होता है कोट कर लेना. ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम्पल जो है बहुत सारे एग्जाम्पल टीचर ने जो है हिस्ट्री से जो है कोट किए. मतलब जैसे कोट करना का मतलब जैसे हम कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, कोटेशन कोई हम जो है हिस्ट्री के दे देते हैं. हिस्ट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, ये एक हिस्ट्री का कोट हो गया. अब इसी तरह आप ये कोटेशन, साइड का मतलब कोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोट करना समथिंग, जो इन्वर्टेड कॉमा में हम अमूमन लिखते हैं. बहुत सारे कोटेशनल सेंटेंस होते हैं, आप जो है उसको हम ऐसे अमूमन पढ़ते रहते हैं. जैसे एक कोटेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, मैन कैन डू एज ही विल बट नॉट विल एज ही विल. जैसे ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है. ऐसे स्टूडेंट्स के बहुत अपने अपने फेवरेट कोटेशंस होते हैं. तो आपने अमूमन इस वर्ड को सुना होगा, तो साइटेड फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द ज्योग्राफी. टीचर या कोई भी आपको जब कोई चीज़ समझा रहा होता है तो वो आपको जो है ना एग्जाम्पल कोट करता है, उसके रिलेवेंट जो होता है फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द ज्योग्राफी एंड फ्रॉम द पाकिस्तान स्टडी, फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट दे कैन कोट. जैसे मैंने आपको जो है इंग्लिश के हवाले से, तो इंग्लिश में अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैंने कोटेशन जो है यूज़ किया, जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ, ऐसे बहुत सारे जो राइटर्स हैं, शेक्सपियर हो गया, इनके अपने अपने कोटेशन होते हैं. लाइक मैन इज लाइक अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी, ये कोटेशन है. इसी तरह बहुत सारे फेमस कोटेशन है जो आप भी अपने अपने पढ़ा करें. साइट. The new site for the college has been selected. जगह, place. Understand? कोई location that is used for site. SITE. यहां पे लिखा हुआ है CIT. देखिए डिफरेंस आपने समझ लाना है, सिर्फ C और S का फर्क है. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू आर यूजिंग दिस वर्ड इन योर सेंटेंस, जस्ट यू हैव टू नोट डाउन व्हाट इज साइट एंड व्हाट इज साइट. द स्पेलिंग ऑफ द फर्स्ट साइट मींस कोट करना, SIT मींस सेंटेंसेस के लिए, जैसे हम जो जगह प्लेस करना, लोकेशन तलाश करना, ये चीज आपने नोट कर लेनी है. उसके बाद देखें, ये जस्ट जनरली जैसे सेंटेंस आप अपने भी बना सकते हैं, जैसे मैंने दोनों में आपको बताया कि ये साइट और उस साइट में. नेक्स्ट जो है हम उसको नोट करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेल एंड सेल. अब इसको मैं आपको समझाता हूं. ही वॉज थ्रोन इन अ सेल, मतलब कैद. यहां पे सेल का मतलब क्या है? कैद कहते हैं. सेल किसे कहते हैं? कैद को बोलते हैं. जैसे किसी को कैद में डाल देना. एंड ही सेल्स बुक, ये एग्जाम में आ चुका है. ये सेल जैसे बुक बेचना, अंडरस्टैंड. और ये जो सेल है मतलब कैद जिसे कहते हैं, प्रिजन कहते हैं. ये एक्चुअली ना ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. अब देखिए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर सेल की सिर्फ एक ही मीनिंग हो सकती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक्चुअली ये सेल वर्ड हम जैसे बायो में भी यूज करते हैं, अंडरस्टैंड है. तो ये आप उसको उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं. एक इंग्लिश में देखें, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, देयर आर सो मेनी बोरोड वर्ड इन इंग्लिश. Anglo-Saxon, Middle English, modern English that we are speaking nowadays. So English is only an international language in which there are so many borrowed words, and English vocab is large vocabulary. English has large vocabulary from other languages. The reason is that there are so many borrowed words, Italian, Greek, and like I have told you, Celtics and other words like आर्चिक और ओल्ड काइंड ऑफ वर्ड्स, एंग्लो-सैक्सन, मिडिल, मॉडर्न. बिकॉज मैंने आपको ये बड़ा डिटेल में, जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ था कि ये वर्ड्स कैसे बनते हैं, उसको हम किस तरह से बारोड करते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जिससे एक वर्ड हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, टेलीविजन. अब जैसे देखें, ये फर्स्ट वर्ड टेली है और सेकंड विजन है.
टेली मीन्स फार, दूर, विजन मीन्स टू सी। अब जैसे हमने कहा टेलीविजन मतलब टू सी समथिंग फार, मतलब डिस्टेंस से कोई चीज देखना, दैट इज टेलीविजन। इसी तरह टेलीफोन, टेली मीन्स फार, फोन मीन्स बात करना, जो आपसे लोग दूर बैठे हुए हैं उससे बात करना। अब देखें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीमीटर। आप जितने जितने वर्ड जो हैं उसमें ऐड करते जाएंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो आपके उतने उतने अल्फाज बनते जाएंगे। तो दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह उसकी मीनिंग जो है नोट करते हैं। हम जैसे देखें पहले टेलीविजन, फिर सीडी, फिर डीवीडी, इस तरह जैसे बहुत सारे जैसे मीनिंग्स, वर्ड्स, उस हिसाब से अल्फाज चेंज होते रहते हैं। अब कहां से कैसे वर्ड लिया गया, सम टाइम इन्वेंटर्स होते थे, उनके नाम के पीछे वर्ड लगा, जिसने वॉट पढ़ा था, ठीक है, इन ए सिमिलर वे। जैसे ये अल्फाज जो होते हैं इवन इन्वेंटर अपने नाम से भी रख सकता है, और वो जो है उसके अलावा जो जो जिस तरह से उसका यूजेज है और मीनिंग है, और दूसरा कहां से बोरोड किया गया है। तो मैंने आपको बताया उस जमाने में जो एंग्लो सेक्शन होते थे उनके ओल्ड इंग्लिश के वर्ड थे, प्रॉपर ग्रामर, वोकैब नहीं थी, वर्ड स्ट्रक्चर नहीं था। मिडिल इंग्लिश जब आई तो मिडिल इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द 12th सेंचुरी वर्ड्स जो है बनना शुरू हुए, तो उसमें ये जो है, अब मैंने आपको इसके समझाने का मतलब ये है कि सिंपली आप इसको डिफरेंट सेल जो है वो बायो का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। देखें कोर्स एंड कोर्स, आवर इंग्लिश कोर्स इज डिफिकल्ट एंड डू नॉट वियर कोर्स। यहाँ बहुत आसान है, अब आपको डिफिकल्ट लगता है और नॉट, इट इज यू नो अप टू यू, बट एक्चुअली इट्स वेरी इजी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। डू नॉट वियर कोर्स क्लोथ्स, ठीक है, जो हम जैसे कहते हैं जो रफ कपड़े जैसे होते हैं, जो हम यूज करते रहते हैं, उसको कोर्स वर्ड उसके लिए भी हम जो है लगाते हैं। तो ये आपने कोर्स और कोर्स का जो है आपने सही तरीके से मेमोराइज कर लें। स्पेलिंग में फर्क है, देखें यू और ए, इन दोनों को आपने सही तरीके से नोट कर लेना है। जस्ट आपने सेंटेंस मेमोराइज करने हैं, अंडरस्टैंड। The one thing again and again I am repeating is that you have to note down or memorize these sentences and note down the spelling, course and underline it. That's it. Means you have done, आपने ये complete कर लिया. Understand? Next. Comma. Now see, the patient has been in coma for the last 10 days. अभी आपने सबने कॉमा में पेशेंट चला गया, ये आपने सुना होगा सबने। The important thing is that ये जो कॉमा है COM में, इसकी स्पेलिंग देखें, COM है, इसमें देखें COMM। इंग्लिश में हम कॉमा लगाते हैं ना, COMM है। अभी आप सबने सुने होते हैं, बस जब हम लिखते हैं ना तो स्पेलिंग का तब हमें पता चलता है ये कॉमा कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डू नॉट पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के एंड में हमें कॉमा नहीं देनी चाहिए। इन ए सिमिलर वे कॉमा मैंने आपको बता दिया पेशेंट का, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये दोनों जो हमने यूज किया है कॉमा और कॉमा, इसको आपने मैंने समझाने का मतलब ये है कि किस तरीके से आप जो है उसको यूज कर रहे हैं वर्ड को। स्पेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट, मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच अदर, मतलब जैसे बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर, टू व्हील्स ऑफ लाइफ, दैट वाई वी यूज कॉम्प्लीमेंट एंड equal importance in life. Please pay my compliment to your father. Pay regards, जैसे दुआ सलाम भेजना, प्रेयर भेजना, ये इस तरह के जैसे हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। सी द स्पेलिंग ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड स्पेलिंग ऑफ द सेकंड जो है कॉम्प्लीमेंट, इट इज वेरी डिफरेंट। स्पेलिंग जो है डिफरेंट है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। नाउ उसके बाद ये जो है आपने नोट कर लेना, स्पेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में देखिए मैं जो पढ़ा ई और आई, ये आपने नोट कर लेना है, बिकॉज व्हेन जब आप सेंटेंस बनाने पे बैठ जाते हैं ना तो आप उस वक्त आइडिया होता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग। I have observed this thing in hundreds of copies in a board exam के जब स्टूडेंट लिखने बैठता है ना तो उस वक्त स्टूडेंट टेंशन होती है, उसको ये भूल जाता है कि ये यहाँ आई लगाना है, एम लगाना है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट में लिख रहा हूँ। दो वर्ड्स आर वेरी इजी बट इट रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 1, एंड नंबर 2 कॉन्फिडेंट कि व्हाट्सोएवर यू आर राइटिंग, किसी से पूछने की किसी जरूरत ही नहीं है कि इस कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होता है, मैन एंड वुमेन इक्वल इंपॉर्टेंस, आपने याद आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होता है, बाय रिगार्ड, किसी को दुआ सलाम भेजने के लिए कॉम्प्लीमेंट हम लगाते हैं तो यहाँ पे जो है यूज होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, काउंसिल। द कॉलेज काउंसिल इज द हाईएस्ट बॉडी, मतलब जैसे हम कहते हैं कि कॉलेज के यूनियन जैसे होता है। यहाँ पे सन एक्टेड अपॉन हिज फादर काउंसिल, एडवाइस, ये एडवाइस के लिए हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यू
देखें इसमें मीनिंग क्या है। अब इसका मतलब एक्टर गॉट द क्यू एंड एक्टेड अकॉर्डिंगली, इशारा समझ देना। इस क्यू का मतलब कतार, प्लीज स्टैंड इन द क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न। इस क्यू का मतलब कतार हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्यू का मतलब क्या होगा, इस क्यू का इशारा। गॉट द क्यू मतलब इशारा समझ जाना, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कॉर्पोरल कॉर्पोरिल, ये तकरीबन एग्जाम में आता रहता है, आप नोट कर लें इसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरा वर्ड्स। कॉर्पोरल पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट को कहते हैं। कह रहे हैं स्कूल में जैसे अलाउड नहीं है। और ये कॉर्पोरिल का मतलब होता है फूड एंड वाटर कॉर्पोरिल नीड्स ऑफ मैन, मतलब जो जरूरी हिस्सा लाइफ का जो इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरिल नीड्स। जैसे हमारे यहाँ जो लाजमी हिस्सा है, हम इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते, दैट इज व्हाई वी कैन यूज दैट कॉर्पोरल एंड कॉर्पोरिल। इसको आप नोट कर लेना है। फिजिकल पनिशमेंट एंड इंपॉर्टेंट, जैसे लाइफ के जो हिस्से होते हैं, जैसे जो इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाते, कॉर्पोरल नीड्स होती हैं, जरूरियात होती हैं लाइफ की, उसके लिए हम जो है यूज करते हैं। नाउ सी डिसेंट, डिसेंट। While coming down the descent is foot slipped and fell down. ये ऊंचाई से जो उतरना, उसको हम descent लगाते हैं। The meeting could not decide the matter because of the dissent among the member. यहाँ पे dissent का मतलब होता है तनाजात, आपस में मेंबर्स में तनाजात की वजह से जो है मीटिंग डिस्कस, कोई मैटर जो है उसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकी। तो इसके लिए हम दोनों जो है ये वर्ड इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। डिवाइस, डिवाइस, साइंटिस्ट हैज इन्वेंटेड अ न्यू डिवाइस टू कंट्रोल द ट्रैफिक। ट्रैफिक को जो कंट्रोल करने के लिए साइंसदानों ने नई डिवाइस कोई ऐसा आला इस्तेमाल किया है या इजाद किया है, इन्वेंट किया है। दे आर ट्राइंग टू डिवाइस द मशीन फॉर सोइंग अ राइस। अब ये मीन्स प्लानिंग करना, कोई चीज जो है डिवाइस करने की, मतलब कहने का उस मेथड, उस टेक्नोलॉजी को जो है डिवाइस करना कि किस तरह जो है राइस को जो है शो करते हैं, उस मशीन को जो है यूटिलाइज करना या डिवाइस करना। ये देखें स्पेलिंग में भी फर्क है, तो आपने उसको जो है मेमोराइज कर लेना है सही तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज फेयर, फेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेलवे फेयर फ्रॉम हियर टू लाहौर। ये एक्चुअली जो है किराए को बोलते हैं, फेयर जो हम अमूमन लगाते हैं, किराया वगैरह देते हैं उसके लिए। एंड ही वेंट टू अ फेयर, फेयर कहते हैं मेले को, मेले पे जाना, अमूमन लोग घूमने जाते हैं, फेयर जाते हैं, तो वहां पे जो है ये फेयर यूज करते हैं और बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। फीट, फीट, आई हैव 2 feet, ओके, दो जैसे पाँव ना। एंड वी सॉ मैनी फीट्स इन द फेयर। फीट्स का मतलब करतब, बहुत सारे जो है वहाँ पे आपने जैसे जो लोग करतब दिखाते हैं, बहुत सारे जैसे परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस वगैरह आप देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, जैसे मतलब अमूमन जो रेस होती हैं, इस तरह की जो फीट्स होते हैं जो लोग परफॉर्म करते हैं एनुअल फेयर में, वहाँ पे अमूमन ये जो है हमने इस वजह से ये सेंटेंस जो है इसको लिखा है। नाउ सी नेक्स्ट, फाउल, फाउल, इसका मतलब क्या है। अब देखें, जेंटलमैन डू नॉट यूज फाउल लैंग्वेज। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज कभी यूज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द फाउल लैंग्वेज। एंड फाउल, ही हैज केप्ट मैनी फाउल इन हिज मिनी जू। अब यहाँ पे जैसे जैसे अमूमन जो बर्ड्स वगैरह जैसे अमूमन जो है जू में जैसे लगाते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं इन ए सेंस। एंड गेट, एंड गेट ये चाल को बोलते हैं हम, अंडरस्टैंड। जैसे देखें, ही वॉक्स विद एन ऑकवर्ड गेट। ऑकवर्ड गेट का मतलब ये है कि जैसे जो चाल है वो इनकी जो ऑकवर्ड है, अंडरस्टैंड। प्लीज ओपन द मेन गेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत आसान भी है और इजी भी है, ये एग्जाम में आ जाता है। बिकॉज ये वाला जो गेट लिखा है ना मैंने, GAIT, ये स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस वर्ड को नोट कर लें। ऑकवर्ड गेट कहते हैं कोई अजीब सी चाल होना, अंडरस्टैंड, मतलब अजीब सी चाल के साथ चलना। अब चाल एक लोग चलते हैं वो वाली चाल में बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द चलना, जैसे किस तरीके से चलते हैं, इसको हम ऑकवर्ड गेट कहते हैं, कि मतलब टेढ़ा फेढ़ा चलना, दैट इज कॉल्ड द ऑकवर्ड गेट। आपको बड़ा इजीली मैं समझा रहा हूँ इन सेंस कि आपको आइडिया हो जाए। तो ये जो है आपने इंपॉर्टेंट जो मैं पैरा वर्ड्स बता रहा हूं, बड़े कॉन्फिडेंटली आप उसको याद करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, होते सिर्फ 3 पैरा वर्ड्स होते हैं, बट इट्स योर एग्जामिनेशन, आपका जैसे कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, किस तरीके से आप एक एक वर्ड की मीनिंग लिख रहे हैं और समझा रहे हैं। इस गेट को इधर और उसको उधर कर दिया तो समझ लें मार्क्स भी इधर की उधर हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने किस तरीके से उसको जो मेमोराइज करना है सही से नोट किया करें, ताकि आपको जो है इसकी जो है प्रॉपरली जो है इसमें चीजें जो है समझ में आ जाएं, तभी आपको आइडिया होगा। अदरवाइज आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको जो है समझना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना।
नाउ नेक्स्ट, इसके बाद एंड है। बिल्कुल एंड का मतलब यहां पे सिंपली मेरे बताने का मतलब ये हुआ कि ये यहां पे इंपॉर्टेंट पैरा वर्ड फर्स्ट टर्म के हवाले से हमने जो जो लिखे हैं, अब मैंने जो चीजें आपको समराइज की है मैं आपको बता देता हूं क्या है क्या नहीं है। नाउ सी, जो जो मैंने आपको समझाया है उसको आपने क्या कर देना है, समझना है चीजों को पहले कि मैंने आपको क्या समझाया है, और प्रॉपरली जो है उसको आपने नोट कर लेना है कि भाई ये जो है 30 पैरा वर्ड 32 हो गए जो एग्जाम में तकरीबन 31 मैंने लिखे हैं, इसके अलावा नोट्स में लिखे हुए हैं जो जो प्रिपरेशन में दिए हुए हैं, ये टर्म्स सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द कॉलेज एग्जाम, और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब आप पैरा वर्ड्स याद कर रहे हो आपने सेंटेंस सही से पढ़ लेना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या करना है, नंबर 2 आपने एक काम करना है, जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर आप उसको जो है सेंटेंस को जब लिख रहे हैं तो उसमें देखें कि ये मैंने सेंटेंस ठीक बनाया, उसकी स्पेलिंग चेक करें पैरा वर्ड्स की कि स्पेलिंग में मैंने सेंटेंस के हिसाब से सही वर्ड यूज किया है या नहीं किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब टीचर आपके सिर्फ 3 सेंटेंस एग्जाम में होते हैं, वो 3 पैरा वर्ड्स के 6 सेंटेंस हो गए, जब वो 6 सेंटेंस पढ़ता है ना तो उसको पूरा आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरीके से जो है सेंटेंस बनाए हैं, ताकि उनको जो है समझना बिल्कुल आसानी, टीचर को समझ लें, रटे होते हैं सेंटेंस, उसको याद होते हैं, वो आपकी एकदम मार्क्स डिडक्ट भी कर सकते हैं जब आप सही तरीके से इफ नहीं समझाएंगी। सो ये आप सही तरीके से प्रॉपरली मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको कमेंट करते हैं, और आपको होपफुली आप जो है इसको सही से जो है वो समझ गए होंगे किस तरीके से ये है। ओके।